जीरो एफआईआर होता है जैसे आसाराम बापू के केस में हुआ था कि लड़की के साथ जो भी हुआ, राजस्थान में रहने वाली थी, यूपी की, दिल्ली में आके उसने एफआईआर दर्ज कराई ये कहते हुए कि दिल्ली में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को डर है कि जहां जुरिस्डिक्शन है वहां एफआईआर दर्ज नहीं होगा, इसलिए आप एफआईआर यहीं दर्ज करिए, यहीं मैं कंप्लेंट लिखा रही हूँ। तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट वहां आता है जहां कंप्लेनेंट खुद कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि जहां जुरिस्डिक्शन है मेरे को वहां पे डाउट है कि एफआईआर वहां दर्ज नहीं होगा, चाहे वहां बहुत पावरफुल अक्यूज बहुत पावरफुल है या कुछ भी हो। अगर एफआईआर कंप्लेनेंट खुद नहीं कहता है कि यहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो जुरिस्डिक्शन पुलिस के पास कोई राइट नहीं है कि एफआईआर दर्ज ना करे और इन्वेस्टिगेट ना करे। जुरिस्डिक्शन की बात उसके बाद आती है कॉग्निजेंस के स्टेज में, जो कि कोर्ट सब कंसिडर करेगा कि कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना है, इसलिए और या उस ट्रायल को भेजना है उस जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के पास, क्योंकि जो 156(2) है, 156(2) में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट इमीडिएटली करना है, और इमीडिएटली का मतलब ये है कि कोई भी एविडेंस लॉस ना हो, और जहां आदमी कंप्लेनेंट रह रहा है वहां पर एफआईआर हमेशा दर्ज होता रहा है। और एक चीज और बता दें, इसमें कोई डुप्लीकेशन की बात नहीं है, एक बार जब एफआईआर दर्ज हो गया तो दूसरा एफआईआर उसके लिए नहीं हो सकता है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले तय कर रखा है। इसलिए जब पटना का एफआईआर पहले दर्ज हुआ है तो फिर वही एफआईआर रहेगा, और कोई एफआईआर दूसरा होने का मतलब इसमें नहीं है। हाँ, इसलिए अब इस एफआईआर को सीबीआई को अगर ट्रांसफर कर दिया गया है तो अब सीबीआई उसको करेगा इन्वेस्टिगेशन, इसलिए अगर पटना, हाँ, हम बिल्कुल हम सहमति, मैं तो चाहता हूँ, मैं खुद ही चाहता हूँ, परिवार भी चाहता है कि सुप्रीम कोर्टों को, पटना हाई कोर्ट को, दोनों सुप्रीम कोर्ट कर ले सबसे अच्छा है। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर ले हमारे इस केस को, तो परिवार को इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा अभी जो हम जिस तरह से थके हुए हैं हम लोग इस मामले में, जिस तरह से हमारे इस मामले में हमारे जो हमारा कंप्लेनेंट है उसके बेटे की जिस तरह से हत्या हुई है, अब वो मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है ये तो अब बाद में खुलेगा, लेकिन जैसा जैसा खुलासा आ रहा है इस मामले में, और खास करके सिद्धार्थ जिसने की बॉडी उतारी, जो परिवार के साथ लगा रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और परिवार को सपोर्ट करता रहा, रिया के खिलाफ बोलता रहा, जैसे एफआईआर दर्ज हुआ वो पलट करके रिया के फेवर में उसने ईमेल डाल दिया, जो ईमेल रिया ने यूज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस सवाल उठ रहा है कि वेदर ये सुसाइड था भी कि मर्डर था। इसलिए ये सब बातें जो है अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो। तीसरी बात जो इन्होंने उठाई कि उठा करके फोन कर देते, उज्जवल निकम जी, जब अगर कंप्लेनेंट को विश्वास ही नहीं है कि ये पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे उस पुलिस के पास दोबारा कंप्लेनेंट जाए? जब 25 फरवरी को, आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, किसी के बारे में भी आप बोलो कि साहब इसको एक्स से खतरा है, आपने उस समय कंप्लेंट नहीं लिखा कि भाई आपने रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद उसी आदमी की मौत हो जाती है, तो सबसे पहला शक किस पे जाएगा? उसी एक्स पे जाएगा ना, जो परिवार वालों ने कहा था कि भाई एक्स से इसको खतरा है। तो अगर आप उसको इतना राइटिंग ऑन द वॉल आप देखने को तैयार नहीं है, और आप पूरे बॉलीवुड को बुला रहे हैं इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में, आप मेरे से ज्यादा क्रिमिनल लॉ जानते हैं उज्जवल जी, पूरे बॉलीवुड को आप बुला रहे हैं इंक्वेस्ट के प्रोसीडिंग में। इंक्वेस्ट का प्रोसीडिंग नॉर्मली 24 घंटा या 48 घंटा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में 1-2 दिन लेट लग गई तो उससे ज्यादा कभी चलता ही नहीं, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट टाइम। तो इसलिए आप अगर सीआरपीसी का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं, सीआरपीसी का बिल्कुल आप मतलब तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं, और इसी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि पब्लिक मेमोरी से सुशांत सिंह राजपूत का दो का निकल जाए उनके पब्लिक मेमोरी से, और आप रफा दफा करके इस मामले को दबा दें, तो फिर अगर ये इंटेंशन है तो फिर आप तो समझ सकते हैं परिवार कितना दुखी है इस मामले में। जहां तक की सीआरपीसी का मामला है और जहां तक की एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मामला है, आज के दिन में मुंबई में कोई एफआईआर है ही नहीं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन इस मामले में सिर्फ पटना के एफआईआर में ही हो सकता है। और हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि रिया भी चाह रही है कि ये मामला सीबीआई जाए, जज साहब ने भी उनके लॉयर से बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आप तो खुद ही आपने लिखा है पिटिशन में कि आपने सीबीआई की मांग की थी, और सीबीआई के जाने के बाद आपने फिर एक हलफनामा दाखिल किया, उसमें भी कहा है कि सीबीआई के हमारे जांच से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सीबीआई की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, पटना पुलिस में आज के दिन रहा नहीं, तो इसको पॉलिटिकल बनाने की क्या जरूरत है? इसको स्ट्रेट अवे सीबीआई को जाने दीजिए, सारे देश को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, जो सच्चाई सब सब जानना चाहते हैं। सुशांत की परिवार को जस्टिस मिल जाएगा, उनके फैंस को सच्चाई का पता चल जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए आज के दिन में मेरे हिसाब से अंजना जी सिर्फ यही मसला है और कोई मसला है नहीं।
जहां तक कि बहन का सवाल है, आपको मालूम ही है, वही बहन जिसके बारे में इन्होंने इतना कुछ चलाया, वही बहन आज भी उनके जो मेन अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, उसमें आज के दिन भी वही नॉमिनी है। तो इसलिए ये सब बातें बोल करके ये अपना ही केस खराब कर रही है। ये सब बातें इनको बोलनी नहीं चाहिए। ये सब इनको ट्रायल में पहले तो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करें और इन्वेस्टिगेशन